वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चले हम मेंडल काम को आगे बढ़ाते हैं। मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड मॉडर्न जेनेटिक्स। जैसे हमने पहले भी बात की है कि आजकल जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं या जब हम आजकल हेरिडिटी के बारे में जानते हैं, इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी बुनियाद जो है वो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर है या मेंडेलियन थॉट जो था उसकी बुनियाद पर है। ये एक्सप्लेन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो वहाँ से जो चीज़ें निकल के आ गई वो क्या थी? एवरी स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टर is controlled by two Mendelian factors. He called them the determiners. मेंडल का कहना था कोई भी मखसूस कैरेक्टर जो है उसको दो डिटरमाइनर्स कंट्रोल करते हैं। एक फैक्टर की दो एक्सप्रेशंस है, यानी दो फैक्टर से पीछे जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसने उन फैक्टर को डिटरमाइनर कहा है, जिनको हम मेंडेलियन फैक्टर भी बोलते हैं। वन इज पैटर्नल एंड अदर इज मैटरनल। इन दो फैक्टर्स में, डिटरमाइनर्स में से वन वाज कंसिडर्ड एज द पैटर्नल, एक भौप से आता है, एंड अदर वन इज फ्रॉम मदर, मैटरनल एक है। नेक्स्ट गेव द आइडिया ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर। उसने ये आइडिया भी दिया है कि एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है, दूसरा क्या है वो रिसेसिव है। A recessive factor in presence of a dominant factor remains unexpressed। कि जब इन दो में से जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव फैक्टर को बिल्कुल अनएक्सप्रेस्ड रखता है, यानी रिसेसिव फैक्टर जो है डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में बिल्कुल खामोश रहता है। गिव आइडिया ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मियासिस। एक बहुत बड़ा आइडिया जो था वो ये था कि गैमेट जो है फ्यूजन से पहले ये बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाते हैं, इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और इस कंसेप्ट की बुनियाद, इसी आइडिया की बुनियाद पर बाद में मियासिस आ गई है। मियासिस यहीं से निकल के आ गई है कि फ्यूजन होने से पहले गैमेट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। देन various traits may remain together in one generation, separate out in other generation। उसने ये भी देखा है कि बहुत से कैरेक्टर्स एक जनरेशन में बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन जब दूसरी जनरेशन आगे चली जाती है जनरेशन, तो दूसरी जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। Some characters remain hidden in one and get exposed in the subsequent generations। कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन में बिल्कुल खामोश रहते हैं, बट इन द कमिंग जनरेशन वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। गेव द कंसेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर उसने कंसेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि आजकल विच आर नाउ द बेस ऑफ मॉडर्न ग्रीन रिवोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स के रिवोल्यूशन में, चाहे वो क्रॉप्स में हो, चाहे वो सीरियल्स में हो, ग्रेन्स में हो, या हम कहेंगे दूसरी वेराइटीज़ में हो, मिल्क में हो, दूसरी जिस चीज़ में भी जो अब ये रिवोल्यूशंस आ रहे हैं, तरक्की हो रही है, उसकी बुनियाद जो है वो किस पे? हाइब्रिडाइजेशन पर। और ये कंसेप्ट किसने दिया है? ये सी मेंडल ने दिया है। नो द मेंडेलियन फैक्टर टू जीन। वो सफ़र जो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा, जिसको उसने डिटरमाइनर कहा, वहाँ से लेकर जिसको आज हम जीन कहते हैं, जिसे जेनेटिक्स आज का हम निकाल देते हैं, बोलते हैं कि जीन deals with the genetics. The characters of traits come from parents to offsprings through the bridge of chromosomes। हम ये जानते हैं कि कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसफर होते हैं, तो वहां पर एज ब्रिज जो यूज होता है, दोज आर द क्रोमोसोम्स। द मेंडेलियन फैक्टर और डिटरमाइनर वाज कॉल्ड जीन। मेंडल ने जिसको डिटरमाइनर कहा, जिसको हमने मेंडेलियन फैक्टर कहा, इसको अब हम जीन बोलते हैं। किसने इसको जीन बोला है? दे वर कॉल्ड जीन बाय द जॉनसन एंड द बैटसन इन 1909। 1909 में ऐसा हुआ कि जॉनसन और बैटसन ने अपनी फाइंडिंग्स में मेंडेलियन डिटरमाइनर को जीन का नाम दिया है। द क्रोमोसोम्स हैव डीएनए। जैसे हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है इनके अंदर डीएनए होता है, एंड डीएनए हैज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उनका काम क्या है इस स्पेसिफिक सेगमेंट का? इट इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर।
नाउ इट इज नोन एज जीन और हेरिडिटी यूनिट। डीएनए जो है, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना हुआ है। सारे डीएनए को हम जीन नहीं कहते हैं, बल्कि डीएनए के कुछ मखसूस सेगमेंट्स जो एक मखसूस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, और उस वही हम कंसिडर करते हैं कि ये हेरिडिटी, इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नाउ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। Mendel in his spare time conducted various experiments of breeding on pea plants, that is the Pisum staiva, in his monastery garden. जैसे हम जानते हैं कि वो एक मॉन्क था, वो मोनेस्ट्री के अंदर बैठता था, वो वही उसी के स्कूल में पढ़ाता था। तो उस स्कूल का हम कहेंगे क्लास जाते हुए, आते हुए या टहलते हुए जब वो मोनेस्ट्री के गार्डन में चला जाता था, तो वहाँ पर उसकी इंटरेक्शन पी प्लांट से हुई। उसने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया है। हाउ, कैसे लिया है, क्यों लिया है, वाई, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या ये हादसातन पी उसके कांटेक्ट में आया या जानबूझ के उसने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑन लेटर ऑन। नाउ इन वन इंस्टेंस he cross pollinated tall stemmed pea plants, short stemmed plants. उसने क्या किया कि उसने देखे कि पी प्लांट दो टाइप के, कुछ लंबे हैं और कुछ छोटे हैं। उसने लंबे और छोटे पी प्लांट्स को भी आपस में क्रॉस पॉलिनेट किया है, नेम देम पैरेंटल जनरेशन, और इनको हम उसने कंसिडर किया है पैरेंटल, सो इट इज ए पैरेंटल जनरेशन, जिसको हम डिजिग्नेट पी से करते हैं। Seeds produced from this cross grow into tall plants called hybrid plants. और इन प्लांट से, इस क्लास से जो प्लांट्स पैदा हुए हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। वो सारे टॉल थे, लेकिन उनको वो टॉल दिखने में टॉल थे, लेकिन एक्चुअली वो थे हाइब्रिड टॉल। कैसे थे हाइब्रिड टॉल, वो हम आगे जानेंगे, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। All these hybrid talls they constitute first filial generation. पेरेंट से जब क्रॉस किया गया और जो पहली जनरेशन आई है उसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। Filial means offspring, though they were the first offsprings, so it is designated by the F1. F means filial and 1 means generation, first generation. F1 plants were then self-pollinated to produce seeds which grow into the plants forming second filial generation. और पेरेंट से जो क्रॉस के बाद F1 प्लांट्स आ गए, तो F1 प्लांट्स के सीड्स को सोइंग के बाद उनमें क्रॉस पॉलिनेशन की गई है, और जब उनकी पॉलिनेशन हुई, यानी उनकी जो सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे वो एक ही जैसे थे, जब उनको पॉलिनेट किया गया तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से सेकंड जनरेशन आई है, दैट्स नोन एज F2 जनरेशन। और जनरेशन इसका रेशो क्या था, द रेशो वाज 3:1, as 3 was the tall whereas 1 was the dwarf. He further demonstrated that about 25% of F2 plants which were tall breed true tall plants, and about 25% of F2 plants which were dwarf breed true dwarf plants on self-pollination. उसने ये देखा कि जब उसने आगे सेल्फ पॉलिनेशन की है, पहली जनरेशन में 3:1 रेशो के बाद उसने जब F2 के अंदर क्या देखा है कि 25% जो F2 प्लांट्स जो थे, जो देखने में जो टॉल थे, वो क्या हुए, वो ट्रू टॉल साबित हुए, और बाकी 25% जो F2 प्लांट्स के अंदर डिवार्फ थे वो ट्रू डिवार्फ साबित हुए हैं। अबाउट 50% ऑफ F2 प्लांट्स, अब जो बाकी 50% रह गए थे F2 जनरेशन में, उनमें क्या हुआ, they were apparently tall but produced tall and dwarf plants in 3:1 ratio. वो देखने में सारे टॉल थे, लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने क्रॉस फिर पॉलिनेट किया है, फिर उन्हें क्रॉसिंग की है, वो उनका रेशो 3:1 निकला है, 3:1 निकला है, यानी 3 हिस्से टॉल और एक था dwarf. On these basis Mendel gave laws of inheritance. इन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर